हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जल्दी से देखो, जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है वीडियो को लाइक कर दो भाई। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बटन को सब्सक्राइब भी कर देना। और जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो आपको पता होगा, कंटिन्यू अपनी जिस क्लास में जैसे क्लास चलती है उसी प्रकार आज की क्लास रहेगी। और कंटिन्यू अपनी क्लास से किसके ऊपर आधारित रहती है? तो रोजाना की क्लास अपनी चलती है वो पंजाब जो चंडीगढ़ पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस, उसी के ऊपर क्लास रहती है। और उसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, उसके अंदर अपने जीके के मॉक टेस्ट शुरू कर चुके थे। यानी कि आपको मैं रोजाना 10-15 क्वेश्चन करवाता हूँ, कभी 10 कभी 12 कभी 15 क्वेश्चन चलते हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, पूरा इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, यानी कि कितना कुछ मैटर और बन सकता है। यानी कि कंप्लीट 4 ऑप्शन होते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट बात होती है वो सारा देखने की कोशिश करते हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर अपने थ्रू बात कर रहे थे, सेम उसी प्रकार आगे की कड़ी के अंदर चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, उससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं। अगर आप चंडीगढ़ पुलिस का पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। टेस्ट माफिया एप्लीकेशन का नाम है, टेस्ट माफिया। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना, टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पूरा चंडीगढ़ पुलिस का कोर्स ऑनलाइन भी आप अवेलेबल है, और ऑफलाइन लेना चाहते तो वो भी अवेलेबल है। किसी प्रकार से आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ में आप चाहते हो सर हमें पढ़ने के लिए नोट्स भी चाहिए, वो भी हमें चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे? आपको नोट्स भी चाहिए, आप चाहते हो सर हमें कोर्स के अलावा पढ़ने के लिए सोर्स भी होना चाहिए, यानी कि नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए, अच्छी बुक्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो आप पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे। अब कौन सा व्हाट्सअप नंबर है? 75975007 के ऊपर पूरा यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ में घर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको इतना सा ही काम करना है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर पूरा कोर्स चाहते हो तो पूरा टेस्ट माफिया में मिल जाएगा। इसके साथ में स्टडी मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पे 75975007 के ऊपर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो और वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलते अपने क्लास की तरफ में आज। हम्म, ये कंप्लीट आपको मैंने बता ही दिया। पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है टेस्ट माफी एप्लीकेशन के ऊपर। स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, और ये नंबर है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आज के एग्जाम में। आज जो अपने मॉक टेस्ट करेंगे उसके अंदर काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, और आने की पूरी संभावना रहती है इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने करने वाले, ठीक है। तो जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। हाँ, चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और आने की पूरी संभावना इसके ऊपर रहती है। भारत में स्थित कोचिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित जो कोचिन बंदरगाह है, भारत में जो स्थित है कोचिन बंदरगाह, वो किस राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। कोचिन बंदरगाह की बात करा किस राज्य में स्थित पड़ता है, तो आपको बता दूं, भारत का जो कोचिन बंदरगाह पड़ता है, इस कोचिन बंदरगाह को भारत का मसालों का बंदरगाह भी कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह को भारत का मसालों का बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बारे में खासियत बात क्या बता दूं आपको मैं, इस बंदरगाह के बारे में खासियत बात बता देता हूं आपको। कौन सी बात खासियत है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे कहा जाता है वो कौन सी बात है? कोचीन बंदरगाह को मसालों का बंदरगाह भी कहा जाता है। और बात कौन सी खासियत है यहाँ से? केरल राज्य के अंदर स्थित है। आपसे पूछे कहां पर स्थित है? केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहां पे? ठीक है,
केरल की 2-3 बातें और बता देता हूं। केरल में एक नदी बहती है, पेरियार नदी। इस पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है किसे? तो पेरियार नदी को। कहाँ पे है? केरल के अंदर। ठीक है, केरल के बारे में बेसिक और बात बताऊं आपको। यहाँ पे केरल में पहाड़ियां पड़ती है, इसे कार्डेमम की पहाड़ियां या फिर इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कार्डेमम की पहाड़ियां या फिर इलायची की पहाड़ियां कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? आपसे ये पूछा जा सकता है जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है इस प्रकार, इसकी दिशा इस प्रकार होती है, और यह है दक्षिण पश्चिम का मानसून 1 जून को सर्वप्रथम, 1 जून की बात कर रहा, 1 जून को सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम का मानसून कहां से टकराता है? केरल से टकराता है। आपसे पूछा जा सकता है दक्षिण पश्चिम का मानसून यानी कि भारत में आता हुआ मानसून सबसे पहले कौन से राज्य से टकराता है? केरल राज्य से टकराता है। कितनी तारीख को? 1 जून से टकराता है। और आपको बता दूं यहां पे 500 सेंटीमीटर वर्षा कर देता है। 500 सेंटीमीटर वर्षा करता है। बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, थोड़े से समय में इतनी बड़ी मात्रा में वर्षा कर देना, इसलिए इसे मानसून का प्रस्फोट भी कहा जाता है। मानसून का प्रस्फोट भी कहा जाता है। कौन सा? मानसून का प्रस्फोट किससे कहा जाता है? केरल राज्य में जो 1 जून को वर्षा होती है उसे मानसून का प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक से मानसून के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको मैं। कौन सी? तमिलनाडु की बात करता हूं। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब आ रहा होता है तभी भी वर्षा प्राप्त कर लेता है, और जब लौटता मानसून होता है उसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और तब भी वर्षा प्राप्त कर लेता है। लौटता हुआ मानसून कौन से काल में होता है? शीतकालीन होता है। कौन से कालीन होता है? शीतकालीन होता है। तो मैं सिंपल सा कहूं, एक लाइन के अंदर सीधा सा बोल दूं, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो लौटते हुए मानसून और आते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए। कौन सा? तमिलनाडु होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? तो तमिलनाडु में एक नदी बहती है। आप बोलोगे सर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब आते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, जब जाते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, तो प्रभाव पड़ेगा भैया। कैसे? देखो, जब मानसून आ रहा है तो भी पानी उसके अंदर, जब जा रहा है तो भी पानी उसके अंदर, पानी पानी यानी कि वो पूरे साल बहेगी, यानी कि पूरे साल बहेगी। उसे सदावाहिनी नदी कहा जाएगा। सदावाहिनी नदी कहा जाएगा। कौन सी नदी को? तो सिंपल सा कहूं मैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बारहमासी नदी कहलाती है। बारहमासी नदी कहलाती है। इसे सदाबहार नदी कहा जाता है क्योंकि भारत की ऐसी नदी है जो लौटते हुए मानसून व आते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। भारत का कौन सा तट है? कोरोमंडल तट ऐसा तट है। भारत का कौन सा तट? कोरोमंडल तट ऐसा तट है जो कि शीतकालीन समय के अंदर, शीतकालीन समय के अंदर वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा को तो क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और रबी की फसल में कौन सी आती है? गेहूं व जौ आता है। और गेहूं की बात करता हूं इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, सोने की बूंदे भी कहा जाता है। जो मावट होती है वो कौन से सागर का पानी होता है? भूमध्य सागर का पानी होता है। और इसी साइड से जब आता है तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इतनी सारी बातें। क्या क्या कैसे लगा दिया मैंने की वगैरह? और इतना टाइम थोड़ी ना लगता है सर को, पता ही चल रहा है क्या। चले, वीडियो को देखो, लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, इतना सा काम कर ही दिया करो, और साथ में अपने आंसर देते रहा करो। प्रश्न तो सिंपल सा था लेकिन कितनी सारी बातें आपको मैंने बता दी। भारत में तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन तय से तय याद रखना, तमिलनाडु के अंदर। सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक आधी बात तो अपने पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना आगे जाएंगे। भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में, अंडमान निकोबार में, या फिर तमिलनाडु में? सिंपल सा ये तो मैंने भी बता दिया आपको। कौन सा बता दिया? भी भारत में तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। सर हमें तो जो खासियत बात थी वो बता दो। सुनो फिर, तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करता हूं। इसे भारत का सबसे दक्षिण का बंदरगाह कहा जाता है। दक्षिण भारत का बंदरगाह। यह जो बंदरगाह चमड़े के लिए विख्यात है, चमड़े के लिए विख्यात है। तमिलनाडु की बात करता हूं। तमिलनाडु के एक द्वीप पड़ता है पंबन।
और श्रीलंका के एक द्वीप पड़ता है तलाई मनार। तलाई मनार व पम्बन द्वीप के मध्य में एक सेतु है जिसे राम सेतु कहा जाता है, जिसे राम सेतु कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर बात करते हो, एक झील बनी हुई जिसे पुलिकट झील कहा जाता है। ये चिल्का झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी लेगुन पड़ती है। इसी झील के अंदर एक द्वीप बना हुआ जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप कहा जाता है। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर बात करता हूं तो इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि भारत में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो कहां से छोड़े जाते हैं? वो श्रीहरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। तो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बात करता हूं तो कहां पे पड़ता है? श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के अंदर पड़ता है, पुलिकट झील के अंदर पड़ता है। ये भारत का जितने भी सैटेलाइट उपग्रह छोड़े जाते हैं। और आज का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो जुलाई के महीने के अंदर चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 2 जा चुका है, चंद्रयान 2 अगर 2 भी गया, चंद्रयान अगर मैं 3 की बात करता हूं तो कौन से महीनों के अंदर? तो ये जुलाई के महीने के अंदर अगले साल चंद्रयान जो 3 है वो लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर के अंदर साफ साफ हेडिंग लिखा हुआ था, तो ध्यान से न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तूतीकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह, और तो उसके बारे में चंद्रयान 3 के बारे में बता देता हूँ। सोमनाथ सिंह ने आज बताया था, उसके अंदर भी सबसे भारी भरकम होगा ये, सबसे वजनी होगा ये। भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में? चेन्नई जिसकी राजधानी उसी का होगा, चेन्नई जिसकी राजधानी उसी का होगा, यानी कि तमिलनाडु के अंदर। सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है इसके अंदर, कोई भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। आपको ऐसी बातें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और पूरा का पूरा देखो कोर्स अवेलेबल है, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। चंडीगढ़ पुलिस की बात करता हूँ, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगा आपको? एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट माफिया। ये कहाँ पे मिलेगी? आपको गूगल पे मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। गूगल पे क्या, गूगल के द्वारा जो लॉन्च होता है, चलता है प्लेटफॉर्म, उसे प्ले स्टोर कहा जाता है। इसी गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? टेस्ट माफिया एप्लीकेशन मिल जाएगा। इतना मत्था नहीं मार सकते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑर्डर करना होगा, इस नंबर के ऊपर ऑर्डर करके अपना एड्रेस बता सकते हो, और आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ में, फ्री होम डिलीवरी के साथ में, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ में, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित आपको बिल्कुल घर में फ्री भेज दिया जाएगा। क्या? स्टडी, जो आपके पढ़ाई में सोर्स काम आएंगे वो, ठीक है। भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम, सिंपल सा बात है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित। अगर मैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करता हूँ, इधर गया रे, हाँ जी, भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? सिंपल सा बात है भाई, ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपको पता ना हो, हर किसी को पता होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में एक ही बात बता देता हूँ। कौन सी बात बता दूँ आपको मैं? तो ये सबसे गहरा बंदरगाह कहा जाता है भारत का। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह को कहा जाता है, जिसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात आपको बेसिक आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप की बात कर रहा। भारत में जो स्थित है, जिसे पारादीप बंदरगाह कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित पड़ता है? पारादीप बंदरगाह की बात करता तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। पारादीप कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कौन सा पड़ता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। गुजरात में कौन सा पड़ता है? इसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है। अच्छा, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह कहा जाता है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह जिसे कहा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, जिसे पारादीप बंदरगाह कहा जाता है। और महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में स्थित
कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोलकाता बंदरगाह की बात करा, भारत में किस राज्य में स्थित है? कलकत्ता, जिसकी राजधानी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर जिसे कहा जाता है कोलकाता बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है, वो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। हुगली नदी, अगर मैं सहायक की बात करता हूँ तो किसकी सहायक नदी पड़ती है? गंगा की सहायक नदी, जिसे हुगली की शाखा कहा जाता है। हुगली और ब्रह्मपुत्र व मेघना इसकी गंगा की सहायक शाखा, मेघना जिसका निर्माण होता है, और मेघना व हुगली मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। उसे कौन सा डेल्टा कहा जाता है? उसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। कौन से राज्य में बनता है भाई ये सुंदरबन का डेल्टा? ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण के अंदर बंगाल की खाड़ी में बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। मैंग्रोव वन की यहाँ पे प्रधानता पाई जाती है। कौन से वन की? मैंग्रोव वन की प्रधानता पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन से बंदरगाह को? जवाहरलाल बंदरगाह को भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर पड़ता है। इसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। बिल्कुल फैक्चुअल सी बात है, कोई खास नहीं है। पंडित जी के बारे में एक बात तो याद रखा करो, देखो संविधान वाली एक बात याद रख लिया करो, और फालतू नहीं पूछता मैं। अच्छा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है, यानी कि कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तो इसमें पंडित जी ने अपने कुछ उद्देश्य रखे थे और उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार कर लिया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में भारत के संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। इसी प्रस्तावना को भारत का संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। और ये कहने वाला कौन था? एन.के. पालकीवाला था। ये कौन था? एन.के. पालकीवाला था, जिसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, ठीक है। इसका भी होगा, ठीक है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 17 साल तक रहने वाला। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम, जिसे बनाया हुआ बंदरगाह, हाथ से बनाया हुआ बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो चेन्नई बंदरगाह को भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। और सैटेलाइट कृत्रिम कहाँ से छोड़ी जाती है? तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप से छोड़ी जाती है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे पड़ता है? पुलिगढ़ झील के अंदर पड़ता है। और वहीं पे कौन सा धवन है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे इसरो का सेंटर है, ठीक है। भारत में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से छोड़े जाते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये बता दिया मैंने, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है। और विशाखापट्टनम किसकी विधायी राजधानी है? किसकी विधायी राजधानी कहलाती है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। विधायी राजधानी किसे कहा जाता है? तो विशाखापट्टनम को अगर मैं कुर्नूल की बात करता हूँ उससे न्यायिक राजधानी कहा जाता है। अमरावती की बात करता हूँ उससे विस्थापिका राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो विधायी राजधानी कौन सी कहलाती है? विशाखापट्टनम। लेकिन आपको जब थोड़ा सा अगर आइडिया होगा, जब 2 जून 2014 को के चंद्रशेखर की समिति के आधार पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो ये लिखा गया था 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक दोनों की राजधानी क्या रहेगा? तो हैदराबाद रहेगा। 10 साल के बाद में तेलंगाना की राजधानी क्या बन जाती है? अलग से बन जाएगी। और इसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी। और आंध्र प्रदेश जिसको बना सकता है वो बनाना चाहेगा, और इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का सीमांध्र हो जाएगा। यानी कि सीमा के सहारे जो लगने वाला अंदर है उसे सीमांध्र कहा गया, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। भारत के किस बंदरगाह को नावा सेवा के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उपनाम की बात कर रहा। एक बंदरगाह जिसका नाम नावा सेवा के नाम से जाना जाता है। ये सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक सा भी। इसे कौन से बंदरगाह को? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पड़ता है, जो कहाँ पे पड़ता है? जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इससे भारत का नावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट बार बता देता हूँ, टेस्ट माफिया पे पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। साथ में स्टडी मटेरियल भी यहाँ से बुकिंग करवा सकते हो। ये आपके नंबर है। टेस्ट माफिया पे पूरा एप्लीकेशन आपको रिकॉर्ड भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। और इसके साथ में अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको टेस्ट माफिया के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब भी करना जिसने नहीं किया, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यस कर दो।